वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे BSPSCL टेक्नीशियन पेपर का मॉक टेस्ट थर्ड। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 2 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उनसे प्रश्न पूछे गए थे और लगभग पर वीडियो से आपको हर एक सेट से लगभग 6 से 7 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स करके आ सकें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है डीसी शंट मोटर के उपयोग के लिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन जो है आप पढ़ते चलेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और आप लोगों को इन सारे सेटों को करवाना है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो से आपको लगभग 6 से 7 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सारे वीडियो आप जरूर एग्जाम देने से पहले देख कर जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो यह 0 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का उपयोग मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक शुद्ध इंडिकेट सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? तो यह पावर फैक्टर 0 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक टेरेक मतलब ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, टेरेक को भी आप याद रखेंगे क्योंकि इससे एक फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एक डैश डिवाइस है, तो यह एक ऐसा डिवाइस है कि इसका नाम है बायो डायरेक्शनल। हमारा अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसको मापने के लिए किया जाता है मीडियम रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होना चाहिए? तो इसका स्पीड होना चाहिए 1000 RPM के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, IE नियमों के अनुसार अर्थ वायर का रंग क्या होना चाहिए? तो इसका रंग हरा होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन को निर्धारित करने के लिए किस विधि को सबसे सटीक माना जाता है? तो वह विधि है जीरो पावर फैक्टर विधि। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लोड के साथ बदलता है? तो वह लॉस है कॉपर लॉस। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो से आपको 6 से 7 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए जितना हो सके सारे वीडियो को आप देख के जाएं। मेरे द्वारा टोटल 10 वीडियो अपलोड किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें और एक्सप्लेनेशन जो है वो आप पढ़ते चलेंगे वीडियो पॉज करके। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मोटर AC और DC दोनों सप्लाई पर चल सकती है? तो वह मोटर है यूनिवर्सल मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो इसका इकाई होता है फेडर। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टोन कनेक्टेड सिस्टम में न्यूट्रल वायर में करंट कितना होता है यदि लोड संतुलित हो? तो इसमें जो न्यूट्रल वायर में करंट होता है 0। हमारा अगला प्रश्न है, एक शुद्ध साइन वेव का पिक फैक्टर कितना होता है? तो यह होता है 1.414। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज वायर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वह सामग्री है निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है AC को DC में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसमिशन लाइनों में सेग का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है सपोर्ट लेवल और कंडक्टर के न्यूनतम बिंदु के बीच का अंतर को कहा जाता है सेग। हमारा अगला प्रश्न, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो इसमें एक वाइंडिंग होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो यह 4 डायोड की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? तो यह होता है 0। हमारा अगला प्रश्न है, स्किन इफेक्ट किस पर निर्भर करता है? तो फ्रीक्वेंसी, कंडक्टर का व्यास और कंडक्टर की प्रागम्यता तीनों पर हमारा जो स्किन इफेक्ट निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी की चार्जिंग स्थिति की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है हाइड्रोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है उसकी इंसुलेटिंग क्षमता को। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच मैग्नेटिक कपलिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो वह बेहतर बनाया जा सकता है कम रिलेक्टेंस वाले कोर का उपयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, पावर सिस्टम में डाइवर्सिटी फैक्टर का मान हमेशा होता है? तो यह 1 से अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रिले में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है? तो वह रिले पार्ट है स्टेटिंग रिले। हमारा अगला प्रश्न है, वेव वाइंडिंग का उपयोग किस प्रकार की मशीनों में किया जाता है? तो वह मशीन है हाई वोल्टेज और लो करंट में। हमारा अगला प्रश्न है, एक बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। बीजेटी का में सबसे अधिक डोपिंग किस क्षेत्र में होता है? तो वह होता है एमीटर में। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम की तुलना में कॉपर एक बेहतर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो यह होता है 1। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है FR बराबर S/F। हमारा अगला प्रश्न है, बुक कीपिंग ऑफ एनर्जी किस उपकरण द्वारा की जाती है? तो यह एनर्जी मीटर के द्वारा की जाती है। कौन सा सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है SF6 सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जा सकता है? तो इसके सीरीज में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर। हमारा अगला प्रश्न है, ACSR कंडक्टर में स्टील का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर में भी कर्वेस किसके बीच का संबंध दर्शाता है? तो यह संबंध दर्शाता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच के संबंध को। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्रोगिंग क्या है? तो यह है रोटर और स्टेटर के दांतों का मैग्नेटिक रूप से लॉक हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है, LVDT का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ये आप याद रखेंगे। और क्या मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है विस्थापन मापने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा लैंप लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है? तो वह है सोडियम वेपर लैंप। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में क्या स्थित रहता है? तो इसमें फ्रीक्वेंसी स्थित रहता है। दोस्तों, इन वीडियो से आपको प्रत्येक वीडियो से 6 और 7 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए जितना हो सके इन सारे वीडियो को आप देख कर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं वीडियो से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं टोटल 10 वीडियो कराने वाला हूं, ताकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आए वो इन्हीं वीडियो से पूछे जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस सामग्री में ये गुण होना चाहिए? तो वह गुण है उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेपर मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रिंटर और रोबोटिक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, केल्विन ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वह है बहुत कम मान का प्रतिरोध। हमारा अगला प्रश्न, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वह है फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का। हमारा अगला प्रश्न, एक FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है क्या है? तो यह एक वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न, यदि किसी लैंप पर 230 वोल्ट 100 वाट लिखा है तो 100 वाट क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है खपत की गई शक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज सप्लाई में फेजों के बीच कितना फेज अंतर होता है? तो यह 120 डिग्री का अंतर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में इम्पीडेंस डैश होता है? तो यह होता है न्यूनतम। हमारा अगला प्रश्न है, अंडरग्राउंड केबलों में इंसुलेंस परत के ठीक ऊपर कौन सी परत लगाई जाती है? तो वह परत है मैग्नेटिक शीथ। हमारा अगला प्रश्न है, DC मोटर की गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह होता है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। हमारा अगला प्रश्न है, रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम क्या है? तो इसका व्युत्क्रम है परमिएंस। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपको हर वीडियो में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर शिफ्ट में लगभग आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए उन प्रश्नों को आप बार बार देख के याद कर लें। इसलिए मेरा मकसद है कि आपको हर वीडियो में वो प्रश्न को मैं लेके आ रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, सीलिंग फैन में आमतौर पर किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यह परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक
अल्टरनेटर के रोटर में दी जाने वाली सप्लाई कौन सी होती है? तो वह होती है डीसी सप्लाई। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है आप लोगों को सारे वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें, इसलिए मैं जल्द से जल्द उन सभी वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूँ। यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज दोगुनी कर दी जाए और फ्रीक्वेंसी आधी कर दी जाए तो कोर में अधिकतम फ्लक्स क्या होगा? तो यह 4 गुना हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लगिंग क्या है? तो प्लगिंग मोटर को तेजी से रोकने के लिए एक ब्रेकिंग विधि है। हमारा अगला प्रश्न है, एक आइडियल करंट सोर्स क्या है? तो यह है जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट की कुल दक्षता लगभग कितनी होती है? तो 30 से 40% होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइन वेव के लिए आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फॉर्म फैक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एचआरसी फ्यूज रिवाइरेबल फ्यूज की तुलना में बेहतर क्यों है? तो यह इसकी रप्चिंग क्षमता अधिक होती है, यह तेज़ी से काम करता है, यह उम्र के साथ खराब नहीं होता है इसलिए। हमारा अगला प्रश्न है, 2 वाल्टमीटर विधि का उपयोग 3 फेज पावर को मापने के लिए कब किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है संतुलित और असंतुलित दोनों लोड के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, पी जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है? तो यह बनती है इलेक्ट्रॉनों और होल्स के पुनः संयोजन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक स्केलर राशि है? तो यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे इंसुलेटर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस क्रम का होता है? तो यह 10⁻12 ओम मीटर पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है इंसुलेशन और शीतलन दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, सस्पेंटेंस किसका व्युत्क्रमानुपाती है? तो यह होता है रिएक्टेंस का। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा? तो यह होगा मोटर बहुत तेज गति से चलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर का पावर फैक्टर सबसे खराब होता है? तो यह होता है शेडेड पोल मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक और आर्क को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह निम्न वोल्टेज उच्च करंट आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, सोलर सेल की किस सामग्री से बने होते हैं? तो यह सिलिकॉन का बना होता है। कोरोना लॉस को कैसे कम किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है बंडल कंडक्टरों का उपयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट में रिएक्टिव पावर को कौन सा घटक खपत है? तो यह है इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है? तो यह होता है जब लोड का पावर फैक्टर 0 लैगिंग हो। हमारा अगला प्रश्न है, अमीटर फ्लोअर कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा नाम क्या है? तो यह है कॉमन कलेक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो समान पावर ट्रांसफार्मर के लिए लाइन लॉस कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डाइक का उपयोग मुख्य रूप से किसके ट्रिगर करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है टैरिक का। हमारा अगला प्रश्न है, पर यूनिट सिस्टम पर उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका लाभ है गणना को सरल बनाना, विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर विश्लेषण को आसान बनाना, ट्रांसफार्मर के कारण होने वाले परिवर्तनों को समाप्त करना, यानी ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक संधारित्र किससे बने होते हैं? तो यह बना होता है 2 कंडक्टर जो एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए हों। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेप डाउन चॉपर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से डैश होता है, तो यह कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है? तो यह होता है गैर रैखिक। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वायरिंग सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय मानी जाती है? तो वह है कंड्यूट वायरिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधार के लिए कब उपयोग किया जाता है? तो वह है जब यह ओवर एक्साइटेड हो। हमारा अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद शेष चुंबकत्व। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है एक सहायक वाइंडिंग और कैपेसिटर का उपयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, एक करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए? क्योंकि सेकेंडरी में खतरनाक रूप से उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगा, इसलिए। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो इसकी वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर की मेकिंग
कैपेसिटी उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी से डैश होती है, तो यह होती है अधिक। हमारा अगला प्रश्न है हिस्टोरिक लॉस किस पर निर्भर नहीं करता है, तो परिवेश का तापमान पर निर्भर नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है एक हाइड्रो पावर प्लांट में सर्ज टैंक का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है पेनस्टॉक में वाटर हैमर प्रभाव को कम करना। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियो लेके आया जा रहा है अभी, उससे 6 से 7 मार्क्स आपको एग्जाम में पर वीडियो से जरूर मिलेंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप देखें और लगभग प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि जब भी आपके पास ये प्रश्न आएंगे आप उन प्रश्नों को सही करके आएंगे। और हो सके तो इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है किसी इंसुलेटर पर क्रीपेज दूरी क्या है, तो यह है इंसुलेटर की सतह के साथ कंडक्टर और अर्थ के बीच का सबसे छोटा पथ। हमारा अगला प्रश्न है एक एससीआर को कैसे बंद किया जा सकता है, तो इसे बंद किया जा सकता है एनोड करंट को होल्डिंग करंट के से नीचे लाकर। दोस्तों एससीआर का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म से 2 या 3 मार्क्स पूछे जा रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है यदि एक डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा, तो यह आर्मेचर बहुत अधिक करंट खींचेगा और जल सकता है। हमारा अगला प्रश्न है किस लैंप का जीवन काल सबसे लंबा होता है, तो वह है एलईडी लैंप का। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है तेल के विस्तार और संतुलन के लिए जगह प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप निगेटिव कब हो सकती है, तो यह जब रोटर की गति सिंक्रोनस गति से अधिक हो। हमारा अगला प्रश्न है एक लॉजिक गेट जिसका आउटपुट 1 होता है केवल तब जब सभी इनपुट 0 हो, वह कौन सा गेट है, तो वह गेट है नॉर। हमारा अगला प्रश्न है फेरेंटी प्रभाव किस कारण से होता है, तो यह होता है लाइन के कैपेसिटेंस के कारण। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक की ओर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है, तो वह सामग्री है सॉफ्ट आयरन। हमारा अगला प्रश्न है एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट एम्पीडेंस कितना होता है, तो यह होता है अनंत। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क वेट अनुपात डैश होता है, तो यह अनुपात होता है ऊंच। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का टोटल 100 प्रश्न समाप्त होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है। और हमारे द्वारा पिछले 2 सेट करवा दिया गया है, उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए जितना हो सके उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को देखें और आने वाले वीडियो को भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इन वीडियो से आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए 35+ मार्क्स लाने की संभावना है। इसलिए हो सके तो जितना इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए